अस्सलाम वालेकुम KSK नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक शानदार नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है वक्त की परतें। नावल की राइटर हैं समरा बुखारी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह करे यहीं सीढ़ियों से नीचे गिरे तू और टूटे तेरी टांग। मासी रहीमा बी नसरीन को पूरी आवाज़ में कोस रही थी और नसरीन उर्फ छीनी हंसती मुस्कुराती उछलती कूदती गाजर चबाती मज़े से मुंह चलाती नीचे तशरीफ़ ला रही थी। आहा, आज तो बड़े बड़े लोग तशरीफ़ लाए हैं हमारे घर में। सीढ़ियाँ तय करके लाउंज में पहुंची तो यहाँ मौजूद शाहल साहब ने तपाक से इस्तकबाल किया। जवाब में मिस छीनी साहिबा और भी खुलकर मुस्कुराईं और सलाम झाड़ दिया। अभी अभी मैडम रहीमा बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमा रही थीं आपकी। हम भी सुने आखिर क्या कारनामा सरअंजाम दिया है आपने। मैडम रहीमा छीनो ज़ोर से हंस पड़ी, फिर बोली, 4-5 गाजरें क्या खा ली, वो तो कोसों पर उतर आईं। चाय पियोगी? शाहिल ने पूछा। क्या? आंसर नसरीन का हैरत से बेहोश हो जाना यकीनी था। हाँ हाँ, चाय पीने को ही कहा है। कोई शादी की ऑफ़र तो नहीं कर डाली जो टुकर टुकर मेरी सूरत देख रही हो। ये ऑफ़र क्या होता है? किस कदर शौक था मालूमात में इजाफे का? मिडल शायद आपने घास खोदने में किया है। शाहल ने मुंह बनाया, फिर बोला, जाइए 2 कप चाय मेरे लिए और आधा कप अपने लिए तैयार कीजिए। आधा? वो चिल्लाई, फिर ठनक कर बोली, मैं तो पूरा पीऊँगी। ज़्यादा चाय नहीं पीते, पहले ही रंग इतना काला है तुम्हारा। अच्छा, खुद जो 2-2 चढ़ा रहे हैं उनका कोई हिसाब ही नहीं। असल में मेरा रंग ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ है, इसे संभलाने के लिए ही तो चाय पीता हूँ। हाय, कैसे कैसे दुख है मेरे नसीब में। आखिर में भरी जाने वाली आह निहायत ठंडी थी। ए शाहिल मियाँ, तुम घर आकर इधर बैठ गए। तुम्हारी अम्मी ऊपर कमरे में बैठी कब से इंतज़ार कर रही हैं। नसरीन की तलाश में रहीमा ने इधर उधर निगाह दौड़ाई और कहीं ना पाकर शाहल की तरफ देखा। चाय बनाने भेजा है मैंने। कह रही थी 2 कप अपने लिए बनाऊंगी, 1 तुम्हें दूंगी। हाय, ये बोला अभी टांगे तोड़ती हूँ कमबख्त की। बुआ कमर कस के रवाना हुई और शाहल भी माँ को अपनी आमद से बाखबर करने के लिए ऊपर आ गया। आ गई घर की याद। आसिया खासी नाराज़ दिखाई दे रही थी। अम्मी, मैं तो 2 घंटे से आकर बैठा हुआ हूँ, टीवी देख रहा था। एक तो ये टीवी मुसीबत बन गया है। हुआ क्या है अम्मी? बड़ी परेशान दिखाई दे रही हैं आप। जवाब में अम्मी ने मेज़ से लिफाफा उठाकर इसकी जानिब बढ़ा दिया। इसने नीले लिफाफे से लंबा चौड़ा ख़त निकाला और पढ़ना शुरू किया। चाय तैयार है। नसरीन ने कप मेज़ पर पटका। है सिर्फ आधा कप? इसने ख़त से निगाह उठाई और चिल्ला कर कहा, हाँ तो आपने यही कहा था, 2 कप मेरे, 1 आपका। हुआ ये कि बुआ की डांट फटकार सुनकर आधा कप गिर गया। आधा ले आई हूँ। अच्छा, तुमसे तो अभी निपटता हूँ, पहले इस ख़त से 2-2 हाथ कर लूँ। तौबा, किस कदर गंदी लिखाई है। मुझे तो लगता है पुप्पो मेरी हसीन आंखों पर चश्मा लगवाना चाहती हैं। ख़त पढ़ो जल्दी से, आसिया बेगम ने तेज़ी से कहा। आखिर ख़त ख़त्म हुआ और वह सवालिया अंदाज में माँ की तरफ देखने लगा। भाई, मुझे तो आबदा आपा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। शादी ब्याह गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं। आज अगर वो लड़की वालों पर रोब जमाने के लिए हमारा घर दिखा भी दें तो कल हकीकत खुल जाएगी। अम्मी पुप्पो हमेशा से ड्रामे करने की शौकीन रही हैं, अब भी करने दीजिए, फिर हमारा क्या बिगड़ता है। इसे सिचुएशन सोचकर खुशी हो रही थी। क्यों बिगड़ता, क्यों नहीं। जब ये फ्रॉड हमारे घर में किया जाएगा तो फिर हम भी बदनाम होंगे या नहीं। अरे कुछ नहीं होता अम्मी, मैं तो कहता हूँ आने दीजिए पुप्पो को। अच्छा है, जब तक लड़की वालों पर इनकी असलियत खुल नहीं जाएगी हम भी इसी बात को बुनियाद बनाकर पुप्पो को ब्लैकमेल किया करेंगे। तुम जब भी सोचना उल्टी सोचना। उल्टी नहीं, इसे दूर की कहते हैं। अच्छा अच्छा, पता है मुझे क्या कहते हैं। भाई कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं, जब मैं घर आया वो मौजूद नहीं था। शायद मैच था आज इसका। बात करते करते याद आया, तुम्हारे अब्बा तक से इजाज़त ले ली आबदा आपा ने, और इन्हें देखो, बहन की मोहब्बत में अच्छाई बुराई सब भूलकर हाँ कहती। लिखती हैं जमाल भाई से यूके फ़ोन करके पूछ लिया है। वो कहते हैं मेरी तरफ से इजाज़त है, जैसे चाहो मेरे घर को इस्तेमाल करो, ये तुम्हारा अपना घर है। अम्मी, मुझे तो पुप्पो की किसी बात का कोई एतबार नहीं, आप खुद बात कर लें अब्बू से। नहीं भई, अब झूठ तो नहीं लिखा होगा तुम्हारी पुप्पो ने। अभी मुज़ाकरात जारी थे कि शाहल से छोटा काशिफ चला आया। आओ आओ, यहाँ एक अहम मसला दरपेश है। कैसा मसला? इसने अम्मी के बेड पर छलांग लगाई, फिर मेज़ पर धरा चाय का आधा कप उठाकर होंठों से लगा लिया। जलील, ये चाय मेरे लिए बनी थी। यह हरकत ब्रादर अजीज़ को सख्त नागवार गुजरी, सो तब कर इसने इतला दी। कोई बात नहीं, आपने पी या मैंने, एक ही बात है। उधर असर नहीं हुआ। सब मेरे खाने पीने के दुश्मन हैं। वो छीनो कमबख्त खुद तो 2 कप चढ़ा गई और मेरे लिए आधा बना है। वो मुलाजिम नहीं है हमारी, मेरी मोहब्बत में चली आती है और तुम लोग कामों पर लगा देते हो। अम्मी ने फ़ौरन नोटिस लिया।
मेरे आने से पहले कोई अहम मसला दरपेश था शायद। काशिफ ने याद दिलाया और शाहिल ने अपना गम भूलकर एक ही सांस में सारी बात गोशे गुजार की। ओ बड़ा मज़ा रहेगा अम्मी, असल बड़े भाई जैसा ही हुआ। मज़े के कुछ लगते नताइज पर भी गौर किया है, किसी को धोखा देना कितनी बुरी बात है। तो धोखा हम थोड़ी देंगे, ये नेक काम तो पुप्पो अंजाम दे रही हैं, और अम्मी जब वो अबू से इजाज़त ले चुकी हैं तो फिर आकर ही रहेंगी। ऐसे में हम क्यों जी जलाएं, बस खुशी खुशी सारा तमाशा देखते जाएं। ज़िंदगी में पहली बार अकल की बात की है आपके छोटे साहबजादे ने। और बड़े साहबजादे कब तक ये धमाका करेंगे? कोई अदब लिहाज रखा करो एक दूसरे का, अम्मी ने काशिफ को डांटा। बेटों की बात तो ठीक ही थी, जब आबदा भाई से इजाज़त ले चुकी थी तो अब इनकी पसंद नापसंद से क्या होता था। जमाल साहब कई सालों से यूके में बैठे थे, तब काशिफ सिर्फ 8 साल का था और शाहिल इससे 2 बरस बड़ा था। जमाल गए तो पैसे की खातिर थे, मगर वहाँ जाकर मकामी औरत से शादी भी कर ली, जिसकी इत्तला पाकिस्तान में नहीं दी। मगर आसिया को भी अपने रिश्ते के भाई से पता चल गया। सदमा तो बहुत हुआ, मगर वो मिजाजन बड़ी साबिर औरत थी। जमाल से यही कहा कि मैं तुम्हारा नाम हमेशा अपने नाम के साथ देखना चाहती हूँ और मेरे बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है। जमाल ने ये ज़रूरत सिर्फ पैसे से पूरी की। पाकिस्तान आना बहुत ही कम रहा। बच्चे माँ की बदनसीबी को समझते थे और इसके सब्र हौसले के भी कायल थे। कभी इस औरत ने शोहर के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा, ससुराल वालों को हमेशा इज्जत दी, जबकि इनका रवैया इस घर में आकर हाकिमाना ही होता था। आबदा पुप्पो जमाल की लाडली बहन प्यारी आपा जान कुछ अरसा पहले तक तो हर साल मौसम गर्मा में यहाँ आया करती थी, मगर अब कई साल के बाद आमद हो रही थी। वो एक छोटे से शहर में रहती थी। शोहर नहायत मामूली दर्जे के ज़िम्मेदार थे, सो घर में खुशहाली के साथ साथ करीने और सलीके से भी लड़ाई रही थी। ज़रा से सहन में आबदा की सास ने मुर्गियों का डरबा बना रखा था। बैरूनी दरवाजे के साथ काली स्याह आंखों वाली सफ़ेद गाय बंधी हुई थी। 3 कमरों का मकान, जिसके दीवारों पर हाथ के कड़े फूल पत्ते फ्रेम करके लटकाए गए थे, तो कहीं कागज़ के टेढ़े मेढ़े फूल कमरे के हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। 5 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, एक अदद सास, आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा। अब जो बड़ा बेटा अरबाब पढ़ लिख कर अच्छी जगह पर मुलाजिम हुआ तो इनके दिल में अमीर कबीर बहू लाने का ख्याल अंगड़ाइयाँ लेने लगा। मगर इस घर में जो भी आता दोबारा नहीं फटकता था। सास अम्मा तरकीबें लड़ाने में माहिर, ये शोशा भी उन्होंने छोड़ा था जो आबदा बेगम के दिल को भा गया। ये भी अच्छा हुआ कि अब की बार जो लड़की बताई गई थी वो लाहौर में ही मुकीम थी। 1-2 माह रहते आसिया के पास और रिश्ता पक्का करके ही वापसी होती। प्रोग्राम पक्का हो चुका था। तीसरे नंबर का कुकू गाड़ी का टाइम भी पता कर आया था। फैसला यही हुआ कि आबदा, अम्मा, सास और कुकू तो ज़रूर जाएंगे, और मुझे भी तो भाभी देखने का शौक़ है। कोसरी आंखों में आंसू भर लाई। ए बहू ले चल, ये बेजुबान क्या भारी है हम पर। दादी को लाड आ गया और यूं कोसरी का सामान भी बनने लगा। छोटे कल्लू ने 2 मोहल्ले छोड़कर रहने वाली ब्याही बहन जमीला को भी इत्तला कर दी कि अम्मा भाई की मंगनी करने जा रही हैं। मुझे पता ही नहीं, और भाई की बात पक्की भी हो गई। वो तो गोद का बच्चा चारपाई पर फेंक कर माँ के घर भागी चली आई। आते ही वावेला मचा दिया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया, क्या बक लगा रखी है। सोचा जब रफ्तार धीमी होगी तो पूछ लेंगे। बीवी क्या अवतार टूट पड़ी है, सो अम्मा सूटकेस को रस्सी बांधती रही कि लाव ख़राब था। कोसरी छोटे से सहन के खरे पर बैठी सर धोती रही। दादी बीमार मुर्गी की देखभाल में गुम थी और भाई आपस की गुफ्तगू में। 10 मिनट बाद वो थमी तो इत्तला मिली, अभी तो लड़की देखने जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी, वो क्यों पीछे रहती। हाँ हाँ चली चलो, आखिर मामू का घर है। दादी ने पिचकारा और उसे अचानक चारपाई पर पटखा बचा याद आ गया, सो वापस घर को दौड़ गई। मैंने कहा, बहू अपनी भाभी को ख़त में तारीख तो लिख दी है ना अपने आने की। ये ना हो हम वहाँ पहुँचे तो आगे दाल पकाकर बैठी हो आसिया खातून। फ़िक्र न करो अम्मा, मैं जाने से पहले गुल्लू से कहकर फ़ोन करवा दूंगी और कहला भेजूंगी। साहिल को गाड़ी के साथ स्टेशन पर ज़रूर भेज देना। अब वहाँ जाकर टैक्सियों का किराया हमसे तो नहीं भरा जाता। हाँ अब्दा, ये तो तुमने बहुत अच्छी सोची। कार में बैठने का अपना ही मज़ा है। दादी ने जैसे मुंह में ये स्वाद महसूस किया। अगले 2 रोज़ में तैयारियां मुकम्मल हुईं। अरबाब साहब भी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ गए और एक सुबह ये सब लोग लाहौर के लिए रवाना हुए। 6 घंटे का सफ़र था। रश ने हाल ख़राब किया। बकौल दादी, इनकी तो कमर टूट गई थी। लाहौर स्टेशन पर जाकर मज़ीद थकन हुई कि दूरों नज़दीक साहिल तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मा वैगन में बैठ जाते हैं। अरबाब ने काफ़ी देर इधर उधर तलाश के बाद हल पेश किया। खबरदार नाम ना लो मेरे सामने वैगनों का। भाई के घर में कार है और बहन वैगन पर सवार हो, ये कभी ना होगा। मैं तो कहती हूँ अभी फ़ोन करो आसिया को, आखिर हक है मेरा इस घर पर। इससे पहले कि वो मज़ीद आग बगूला होती, कोसरी ने दूर से आते साहिल को न सिर्फ देख लिया
बल्कि पहचान भी लिया। पहले एक बेसाख्ता सी चीख लबों से खारिज हुई जिसने दादी और माँ को दहला कर रख दिया। फिर पुकारी, देखे तो शाहिल आ रहा है। शाहिल आ रहा है या तोप का गोला। चीख मारकर मेरा कलेजा दहला दिया। कमबख्त मारी, तू मेरी जान निकाल लेगी किसी रोज़। किधर है शाहिल? कुकू ने मजीद डांट डपट से बचा लिया। अरे वो सामने से तो आ रहा है, मगर लगता है अभी नज़र हम पर नहीं पड़ी। इसने हाथ के इशारे से बताया। तब जमीला को भी दिखाई दे गया और इसने आवाज़ दे डाली। उसने भी दूर से हाथ हिलाया और कुछ ये चले कुछ वो, आखिर मुलाकात हो गई। सलाम पुप्पो। इतने साजो सामान और अफराद को देखकर मोहतरम खासे परेशान हुए। इतनी देर से आए हो? हम तो कब के खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। पुप्पो ने सलाम के जवाब से पहले डांट ज़रूरी समझी। अब मुझे क्या पता था आज ट्रेन राइट टाइम पर आ जाएगी, और अगर आप लोग आ ही गए थे तो टैक्सी पकड़कर घर आ जाते। यहाँ मजमा लगाने को क्यों रुक गए? क्यों ले लेते टैक्सी? आखिर तुम लोगों को पैगाम दिया था कि नहीं? चलो सब लड़के सामान उठाओ। और कोसरी, तू बहन से बच्चा पकड़ ले, कब से उठाई खड़ी है। अम्मा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। चलो भाई चलो, पहले ही बड़ी देर हो गई है। पुप्पो हिदायत से नवाज कर दादी का हाथ पकड़कर खुद आगे आगे चल पड़ी। सामान कुकू और अरबाब ने ही उठाया। साहिल जो साथ साथ खामोशी से चला आ रहा था बोला, पुप्पो कुछ कम मोजिज़ मेहमानों को वैगन में सवार करा दे। इन गाड़ी में इतने सारे लोग नहीं बैठ सकते। इस बात की तुम फिक्र न करो, बस देखते जाओ। यकीनन इनके पास कोई मंत्र था जिससे इंसान के जिस्म छोटे किए जा सकते थे। जब भी तो मुतमईन थी। डिग्गी में सामान लाद कर सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर सास अम्मा को सवार कराया गया। बराबर में जमीला, फिर कोसरी जिसकी गोद में बच्चा था। अब रह गई पुप्पो तो वो अंदर घुस गई और लड़कों से कह दिया, दरवाज़ा बंद कर दो, जैसे तैसे हम फंस ही जाएंगे। कोसरी ने चीखें मारी। जमीला चिल्लाई। दादी ने हाय हाय की, मगर पुप्पो मुतमईन ही रही। फ्रंट सीट पर अरबाब की गोद में 24 साला कुकू बैठ गए और साहिल ने ठंडी आह भरकर गाड़ी रोड पर डाल दी। घर में मेहमानों की आमद से पहले की गेमा गेमी जोरों पर थी। अम्मी, रहीमा और नसरीन तीनों किचन में मसरूफ़ थीं। काशिफ ने अपने कमरे से कितनी ही चीज़ें उठाकर अलमारी में बंद कर दी थी कि खूब वाकिफ़ था आने वालों से। जो पसंद आता बेतकल्लफ़ी से मांग लिया करते थे। ये लोग ऊपर ही थे। गाड़ी की आवाज़ पर काशिफ ने टेरेस से झांक कर देखा, फिर नीचे आकर गेट खोल दिया। खुश आमदीद पुप्पो हजूर, खुश आमदीद। वो जिस तरह ठुंस चसाकर बैठे थे, इससे ज़ोर की हंसी आ रही थी। अम्मा जी, ये मेरा छोटा भतीजा है काशिफ। पुप्पो ने अपनी सास से तारुफ करवाया। जीता रह जीता रह। वैसे मुझे बड़ा वाला ज़्यादा पसंद आया है। खातून बेलाग तबसरे की आदी थी। इस तारीफ पर साहिल ने शुक्रिया अदा किया, जबकि काशिफ कान में कह रहा था, भाई बच के बड़ी बी के तेवर मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते। मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम के साथ बने दोनों कमरे सेट किए जा चुके थे। मेहमानों ने कमरों में दाखिल होते ही जूते उतारे और बिस्तरों पर दराज और कुछ नीम दराज हो गए। आप लोग पहले मुंह हाथ धो लेते, मेरा मतलब है फ्रेश हो जाते। भला शेरों के मुंह भी कभी धुले हैं? कुकू साहब ने अकड़ कर फरमाया। अंगड़ाई ली और सर तकिए पर रख दिया। ये शेरों की शक्लें ऐसी कब से होने लगीं? मिस्टर काशिफ को इस तब्दीली पर असद सदमा था। साहिल, माँ कहाँ है तुम्हारी? पुप्पो, वो तो ऊपर हैं किचन में। आय हाय, एक तो इस घर की मुझे समझ नहीं आती। कुछ कमरे नीचे और कुछ ऊपर। भाई मेरी तो हड्डियाँ रह जाएंगी। जाओ बुला कर लाओ माँ को, बता देना सफ़र की थकान है, पुप्पी ऊपर नहीं आ सकती। अम्मा, मैं भी सलाम कर रहा हूँ मोमानी को। कोसरी को शौक चुराया। हाँ हाँ करा। इन्होंने खुले दिल से इजाज़त दे दी और वो साहिल के साथ ऊपर चली आई। सलाम मामी, साथ ही ज़ोरदार कहका लगाया। वालेकुम सलाम, जीती रहो। हमने कहा आप तो मिलने आई नहीं, हम खुद ही जाकर मिल आए। बेटा आने ही लगी थी, असल में खाना बना रही थी ना तुम लोगों के लिए। अम्मी वजाहतें देती साथ होली। साहिल यहीं किचन में बैठ गया। ओहो, आज क्या पक रहा है? खुशबुएं दूर दूर तक फैली हैं। निकरा थोड़ा दरवाज़ा खोलकर झांक रही थी। हो गई आपको भी खबर? बस जहाँ कोई अच्छी डिश बने वहाँ आपकी मौजूदगी लाजमी है। साहिल ने बज़ाहिर इसके आने का बुरा माना। मेहमान आए हैं जी हमारे घर में। नसरीन ने दोनों हाथों से अपनी दुखती कमर दबाते हुए इतला दी। मेहमान कहीं साहिल के लिए तो नहीं आए? वो खिलखिलाई। जी नहीं, इन्होंने लड़के की शादी करना है, लड़की चाहिए इन्हें। कहीं तो आपको पेश कर दूं। सर सारी उम्र दुआएं दोगी मुझे। ऐसे अहमक दूल्हा फिर नहीं मिलने वाले। इतना कहकर कुर्सी छोड़ी, निकरा का हाथ पकड़ा और साथ ले जाने के लिए खींचा। ये क्या बदतमीज़ी है? क्या सोचेंगे वो लोग? निकरा ने हाथ छुड़ाते हुए एहसास दिलाना चाहा। मम, मैं पानी पीने आया था। अरबाब साहब बेतकल्लुफ़ी से ऊपर आए थे, मगर यहाँ इन दोनों की खींचातानी चीखों पुकार देकर घबराकर वजाहतें देने लगे। हाँ हाँ ज़रूर लीजिए। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे कोई ममनू चीज़ पीने का इरादा कर बैठे हैं। तौबा इस्तग़फ़ार। वो खासा बुरा मानकर फ्रिज की जानिब लपके। यही हैं, साहिल ने खासी आवाज़ में निकरा को इत्तला दी। अच्छा तो आपकी शादी होना है? आप हैं जो लड़की वालों को ये घर दिखाएंगे और बताएंगे कि अपना ही है?
नसरीन बीबी ने सर से पांव तक बगौर इन्हें देखते हुए अपनी मालूमात से आगाह किया। मामू का घर अपना ही तो होता है। क्यों साहिल, आपने झट मदद तलब की। तो क्या बेगम भी मामूजाद से 50-50 करेंगे? साहिल साहब ने यूं ही मालूमात की गर्ज से सवाल किया था। इन्हें बुरा लगा। पानी पिए बगैर ही उसने वापसी की ठानी, मगर निकरा दरवाजे में आ खड़ी हुई और बोली, लगता है कोई दिलचस्प किस्सा है, प्लीज़ मुझे भी सुनाइए। आपकी तारीफ। अरबाब ने कड़वा सा मुंह बनाकर पूछा। मैं साहिल की खालाजाद हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर मेरा घर है, मगर मैं फिर भी हर दूसरे तीसरे रोज़ आन टपकती हूँ। मोहतरमा, मैं साहिल की फुफ्फो का बेटा हूँ। आपसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं बनती। हटे मेरे रास्ते से। हाँ हाय, कैसे नक चढ़े हैं। चीनी को इस रवैये पर अजहद अफसोस था। भाई आपको पानी लाने को कहा था, आप यहीं के होकर रह गए। कोसरी ने आते ही भाई को डांटा, फिर निकरा को सर से पांव तक बगौर देखा और बोली, ये कौन है? साहिल, कहीं तुम्हारी शादी तो नहीं हो गई? लो कर लो गल। मिस कोसर, आपके यहाँ पराई लड़की सिर्फ शादी के बाद ही किसी घर में नज़र आ सकती है, इससे पहले तारीख कमरे में उम्र बिताती है। हाँ, आप तो बुरा मान गए। कोसरी मुस्कुराई। नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा। वैसे आप इनसे पूछ लें ये कैसा महसूस कर रही हैं। कहने की देर थी, नसरीन ने कहका लगाया और बोली, पूछने की क्या बात है, नज़र आ रहा है बात पसंद की है इन्होंने। निकरा नसरीन को घूरती वहां से खिसक गई। साहिल ने अरबाब के गले में प्यार से बाजू डाल दिए और बोला, सुना है सेहरा सजने वाला है। वैसे कौन है वो खुशनसीब जो हमारे लाखों में खेलने वाले भाई के आंगन में डेरा जमाने वाली है। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है। तनख्वाह ज़्यादा नहीं तो क्या हुआ। मैं जिस महकमे में लगा हूँ वहाँ ऊपर की आमदनी अल्लाह के फजल से बहुत होती है। बस साल 6 महीने की बात है, ऐसे 2-3 मकान खड़े कर लूँगा। अरबाब के अंदाज में शेखी थी और साहिल ने यूं तासुर दिया जैसे मुतासर होने की हद पर है। कोसरी भाई की बातों पर गर्दन अकड़ाए शान से खड़ी थी और नसरीन चूल्हे पर रखी हांडी की जाने मुतवज्जा थी। भाभी भी हम किसी बड़े घर से लाएंगे, ऐसे वैसे को नहीं पूछते। हाँ, कोसरी ने मंसूबे से आगाह किया। ऐसे वैसे को पूछना भी नहीं चाहिए। साहिल ने मुकम्मल इत्तेफाक और राय से नवाजा। अम्मी पानी को बेचैन है, जो भी ऊपर आता है सो ही जाता है। अब के जमीला आपा खुद तशरीफ़ लाई थीं। कोसरी ने यहाँ होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। वो भी पानी वानी भूल गई और दुल्हन के बारे में जो इरादे बांध रखे थे बयान करने लगी। फिर आखिर में गोया हुई, ये प्यारी सी लड़की कौन है? ये नसरीन है, हमारी अम्मी की मुंह बोली बेटी। और अपने आप को प्यारा कहलवा कर मिस नसरीन अभी खिलकर मुस्कुराई भी ना थी कि वो बोली, ओहो, मैं उसका पूछ रही हूँ जो अभी अभी कुछ देर पहले नीचे आई है। अच्छा निकरा। साहिल का माथा ठनका। वो हमारी मरहुमा खाला की बेटी है, बेचारी बड़ी गरीब सी लड़की है। इस ख्याल से कि इनका इरादा निकरा के लिए ही ना बन जाए, इसे गरीब बना दिया। हालांकि सुनने में आया था उसके कंजूस वालिद एक बड़े ख़जाने पर सांप बनकर बैठे हैं। अच्छा अच्छा, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, सारा इश्तियाक हवा हो गया। ये नसरीन बड़ी अमीर है, हमारे यहाँ तो अम्मी की मोहब्बत में चली आती है और इसके लिबास पर ना जाएं, सादगी मिजाज का हिस्सा है। मैं तो पानी लेने आई थी। इन्होंने बोतल और गिलास लिया और चली गईं। जब साहिल नीचे आया तो बात लड़की वालों की हो रही थी। फूफो का ख्याल था इन्हें आज ही अपनी आमद की इत्तला कर दी जाए, जबकि दादी अम्मा कह रही थी वो तो सुनते ही मिलने चले आएंगे और सफ़र ने थका कर रख दिया है, 1-2 रोज़ बाद ही बुलाना। मैं तो कहता हूँ आज ही बुला लें। साहिल ने भी ख्याल का इजहार किया, फिर अम्मी के घुने पर संजीदा सी शक्ल बनाकर बैठ गया। अम्मा आज तो बिल्कुल नहीं, आज आराम करेंगे। कल मैं बाजार जाऊंगी मामी के साथ, फिर परसों बुला लेना इन लोगों को। जमीला ने मुकम्मल इख्तलाफ के साथ अपने प्रोग्राम से भी आगाह किया। साहिल का रिश्ता भी कहीं किया या नहीं? फूफो ने प्यार भरी निगाह इस पर डालकर अम्मी से सवाल किया। तय ही समझे। जवाब काशिफ की तरफ से आया। अम्मी को रहीमा बुला रही थी, वो उठकर चली गई। पीछे ही निकरा भी उठ गई। कहाँ तय किया है? फूफो काशिफ की जानिब झुककर राजदारी से गोया हुई। बड़े हजरत हैं ये, किसी को खातिर में नहीं लाते। हर बात पे अपनी मर्जी। रिश्ता भी खुद ही तय कर लिया है, हमने तो सिर्फ मिठाई ही खाई है। हाय हाय, सारी ख़वातीन ने गुस्से भरी निगाह से साहिल को देखा और काशिफ पर तरहम भरी निगाह डाली। बेचारे को बुलाया जो नहीं था मंगनी पर। अल्लाह बचाए सबको ऐसी नाफरमान औलाद से। दादी ने बाआवाज़ बुलंद दुआ की। कौन है वो चुड़ैल? मैं तो कभी भाभी नहीं कहूँगी उसे। जमीला बेगम बेहद जज्बाती हो रही थी। रात के खाने के बाद मेहमान देर तक जागते रहे, मेज़बानों को भी जगाया और खूब शेखियाँ बिगाड़ी। इसका मतलब है अनकरीब हम दुनिया के अमीर तरीन फ़र्द के रिश्तेदार कहलाएंगे। काशिफ ने भाई को आंख मारकर पुरजोश अंदाज में कहा। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। अरबाब ने आजिज़ी का मुजाहरा किया। वो दोनों दोपहर को घर लौटे। घर में खामोशी का राज था, सिर्फ किचन से बर्तनों की खिटर पिटर सुनाई दे रही थी। अम्मी अम्मी, साहिल ने फाइल मेज़ पर फेंकी और कुर्सी पर बैठकर बूट उतारने लगा, जबकि काशिफ सुस्त अंदाज में सोफे पर ढेर हो गया था।
आपकी अम्मी तो जमीला बाजी और कौसर बाजी के साथ सवेर की बाजार गई हुई हैं। अरबाब भाई और कुक्कू भाई भी घर नहीं हैं। दादी और पप्पी नाश्ते के बाद सो गई थीं। नसरीन ने बताया। यानी घर में सुकून ही सुकून है। तुम इसी खुशी में मेरे लिए चाय बना कर लाओ। एवं चाय बना कर लाओ। मैं पहले ही बड़ी मसरूफ़ हूँ। वो साफ इनकार करके चल पड़ी। वैसे बड़ी ढीठ है माशाल्लाह। साहिल ने काशिफ की तरफ देखकर कहा। वो मुंह बनाकर पड़ा रहा। क्या हुआ है, मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? पिटाई हुई है क्या, और वो भी हील वाले सैंडलों के साथ? जवाब में वो कुछ कहता मगर इससे पहले कोसर चली आई। अच्छा, तो आप दोनों घर आ चुके हैं? पर मुसर्रत अंदाज में उसने कहा। हमने तो सुना था बाजार गई हैं, मगर आपको देखकर तो लगता है शालामार से वापसी हो रही है। वो मतलब नहीं समझी और बोली। साहिल को क्या हुआ है? बड़े चुप चुप हैं। मंगेतर से लड़ाई हो गई है। काशिफ बको मत। है वाकई? कोसर को काशिफ पर यकीन आ चुका था। उसने भी इस में सर हिलाया। वो है कौन, मुझे बताओ, दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। इतना अच्छा लड़का मिला है, कदर ही कोई नहीं। और क्या, अगर आपको मिला होता तो फूलों की तरह रखती। काशिफ ने कहा। हाँ बदतमीज़। वो शर्मा गई और काशिफ को हाथ रसीद कर दिया। तोबा, इतना रश लगता है, सारे बाजार को आज ही शॉपिंग करना थी। लोचा लफंगा कमीना। जमीला बी को जाने किस पर नाराज़ होना घर आकर याद आया था। हो गई शॉपिंग? दोनों लड़के सीधे होकर बैठ गए। हाँ हो गई, पर तोबा इतनी महंगाई, अब ये सूट भला बताओ तो कितने का होगा? हमें क्या पता। नहीं, फिर भी कुछ अंदाज़ा तो लगाओ। सच बिल्कुल नहीं पता। कुछ तो कहो। वो बज़ेद थी। अम्मी किचन में चली गईं। अभी खाना मेज़ पर नहीं आया था कि यूनिफॉर्म में मलबूस निकरा चली आई। ए बच्ची, तुम्हारे अब्बा परेशान हो रहे होंगे। तुम पढ़कर सीधी इधर ही चली आईं। मेरी फ़िक्र मत करें, इन्हें पता है मैं अपनी खाला की तरफ हूँ। वैसे वो 4 बजे से पहले घर नहीं आते। खाला पक्का क्या है? वो सीढ़ियों में खड़ी चिल्लाकर पूछ रही थी। लड़की प्यारी है पर है गरीब। पप्पो के नज़दीक ये खामी बहुत बड़ी थी। और इसी रोज़ की बात है, मिस नसरीन सीढ़ियों पर से गिर गईं। शुक्र हुआ इस वक्त आखिरी 4 स्टेप ही बाकी थे। अगर यह हादसा पहली सीढ़ी पर ही पेश आता तो यकीनन सूरत हाल गंभीर हो सकती थी। मगर हाय वाय अब भी दिलों को दहलाने वाली थी। सबसे करीब अरबाब साहब बैठे थे। सुलह पकने वालों में सबसे पहले पहुंचे और भरकर उठाया। सहारा देकर बेड पर बिठाया और फिर पानी लाने को दौड़े। अंधों की तरह चलती हैं, ये तो होना था एक रोज़। साहिल का अंदाज ठहरा ठहरा पुरसुकून था। गोया वो अरसे से इस वाक़ये के मुंतज़िर थे। आज रोनुमा हुआ तो सुख का सांस लिया। मुझसे ज़्यादा अंधों की तरह आप चलते हैं। उसने आंसू पोंछकर साहिल को याद दिलाया। यही तो मेरी चालाकी है, आंखें खुली रखता हूँ, मगर लोगों को पता नहीं चलता। वो समझते हैं अंधों की तरह। क्या बहस शुरू कर दी है तुमने? अम्मी ने दरमियान में टोक कर मुकालमा ख़राब कर दिया और नसरीन की चोटों के बारे में पूछने लगी। क्या हुआ? शोर कौन कर रहा है? हाथ में खीर का प्याला पकड़े निकरा सीढ़ियों में आई और रेलिंग पर झुककर लाउंज में बैठे हाजरीन से सवाल किया। अपनी चीनों सीढ़ियों से गिर गई है भाई। साहिल ने मुस्कुराकर इतला दी। हैं कैसे? खीर का चम्मच जो मुंह की तरफ जा रहा था वापस बाउल में आया और आंखें पटपटाकर सवाल किया। तुम इसी तरह हमारी जानिब देखते हुए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरो, जवाब मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, समझ गई। वो बड़े ध्यान से नीचे उतरी और बोली। खीर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बनी। बेहतर है आप लोग इसे ना खाएं। जो चीज़ तुम बनाओगी इसके मुतालिक अच्छी उम्मीद लगाना ही फजूल है। साहिल जानता था वो अपनी पसंदीदा डिश बचाना चाह रही थी। ये देखो, कोई हड्डी तो नहीं तड़क गई? जैसे ये बच्ची चीख रही है, लगता है ज़रूर कुछ हुआ है। हाय गरीब की बच्ची, ऊपर से माजूरी, कौन आएगा डोला लेने? दादी की आंखें बज़ाहिर तो खुश नज़र आ रही थीं, मगर लगता था पसे पर्दा एक तूफान छुपा है जिसके इंतज़ार में बार बार दुपट्टा आंखों तक ले जाती हैं। घबराए नहीं, 4 लड़के तो इस वक्त भी कमरे में मौजूद हैं। निकरा ने तसल्ली दी। साहिल को ताव आ गया और उसे सुनाने को बोला। मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। निकरा ये सुनते ही खीर का बर्तन वहीं पटक कर वापस चली गई। ये खीर बाद में कोसरी ने मज़े ले लेकर खाई और तारीफ भी बहुत की। आराम आया? अरबाब ने हमदर्दी से पूछा। लो जी, इतनी ज़्यादा चोट को भला इतनी थोड़ी सी देर में आराम आ सकता है? अंदाज तमस्खराना था। अम्मी को बेचारे की शर्मिंदगी से हमदर्दी हुई और बोली। कोई यूं भी जवाब देता है किसी को नसरीन? तो ये ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? हाय अल्लाह, कितना दर्द हो रहा है। और ये सारा कसूर साहिल का है। हमेशा कहते हैं छीनो तू पल में सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती है। हाय नज़र लग गई है मुझे। नज़र लग गई? चुड़ैल को भी कभी नज़र लगती है? साहिल ने बुरा मुंह बनाया। मामी तेल की मालिश करके देखें, अरबाब ने मशवरा दिया। ना ना, मैं नहीं करवाऊंगी मालिश, सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। हाँ, अभी इन्होंने इसी लिबास फ़ाखरा में एक मीटिंग अटेंड करना है। काशिफ ने इस बात में सर हिलाकर हाजरीन को बताया। मेरी बुआ को बुलाओ, इसे बताओ मैं गिर पड़ी हूँ। जवाब में वो कहेंगी तुम्हें आप खबर हुई, मैं तो नज़रों से कब की गिरा चुकी हूँ। साहिल भाई, आप बोले तो सच्ची में कुछ दे मारूंगी। वाकई साहिल, तुम बहुत ज़्यादती कर रहे हो। अम्मी ने भी एहसास दिलाया।
कोसरी करीब बैठकर पैर दबाने लगी। निकरा एक बार फिर नमूदार हुई। हाथ में फिर खीर का बर्तन था जो कमाले मोहब्बत से नसरीन को पेश कर दिया। हड्डी टूटी हो तो खीर बड़ी नुकसानदेह साबित होती है। साहिल साहब के चेहरे पर शरारत का शाइबा तक न था। होती है तो हुआ करे। मिस नसरीन ने तवज्जो नहीं दी। रात गए तक तीमारदारी होती रही और अरबाब ने यह जाना इस लड़की की आंखें किस कदर खूबसूरत हैं और इसकी नाक में लोंग वाह क्या लश्कारा है। काश ये लड़की अमीर होती। अरबाब के मुतवक्का ससुराल को पैगाम दे दिया गया था। वो अगले रोज़ शाम को तशरीफ़ ला रहे थे। आज निकरा नहीं आई तो काशिफ खुद जाकर ले आया कि ये यादगार दिन था। इसको मिस करना हमाकत ही तो कहलाता। जमीला बाजी सुबह से तैयारियों में मसरूफ़ थीं। बालों को मुख्तलिफ स्टाइल में बनाती, कभी कपड़े देखने लगती तो कभी लिपस्टिक के शेड के मुतालिक परेशानी होने लगती। जबकि कोसरी ने तो फिरोजी सूट जिस पर सुर्ख धागे से कढ़ाई की गई थी सुबह ही प्रेस करके रख लिया था और सर में 4 बार शैम्पू उंडेल कर बाल खूब रगड़े थे। नतीजतन अब वो खुश रूखे रूखे से शानों पर टूटे घोंसले की तरह बिखरे थे। अरबाब भाई आप भी तैयार हो जाए, निकरा ने मशवरा दिया, मगर जाने क्यों इनका दिल उदास हो रहा था। चुपचाप पड़े रहे। इनकी जगह कुग्गू ने तैयारी कर ली। साहिल आज देर से घर आया था, कुछ थका हुआ भी था, सो गया, मगर काशिफ से ये कहकर मेहमानों के आमद से पहले जगह ज़रूर देना। शाम को मेहमानों के आमद से पहले तक पुप्पो की फैमिली खासी अफरा तफरी का शिकार रही, जबकि निकरा और काशिफ इन्हें देख देख कर हंसते रहे। मुझे हैरत है, घर वाले इतने बेचैन हैं और अरबाब भाई को दिलचस्पी ही नहीं। हाँ वाकई जब यहाँ आए थे तब तक तो इन्हें भी हम मेहमानों की आमद के लिए बेचैन पा रहे थे, मगर अब पता नहीं क्या हुआ है। काशिफ और निकरा को बहुत अजीब लग रही थी इनकी चुप और एकदम से छा जाने वाली संजीदगी। आहा पप्पो आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। बालों में ढेर सारा तेल चपड़ने के बाद कस के चोटी बनाते पप्पो इधर आईं तो काशिफ ने इनकी इस मेहनत की दाद दी। बच्चे हमारा वक्त तो गुजर चुका, अब तो बच्चों की खुशियों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। दुआ करो हमें उनकी लड़की और इन्हें हमारा लड़का पसंद आ जाए। यूँ नहीं बल्कि यूँ कहें कि हमें उनकी दौलत और इन्हें हमारे लड़के की ऊपर की आमदनी से भरपूर पोस्ट पसंद आ जाए। ये अरबाब भाई तो यूं ही बैठे हैं, मेरा ख्याल है सुबह से ही मुंह धोया हुआ है। इसके बाद तो एक छींट तक नहीं मारी मुंह पर। निकरा ने एहसास दिलाया। हाँ देखो तो इस लड़के को, काशिफ बेटा तू ही कुछ कर। और कहाँ है वो साहिल और कुकू, तुम सब ज़बरदस्ती इसका मुंह धुलवा कर कपड़े तब्दील करने पर जोर दो। इसे यूं बैठे देख कर मेरा तो दिल होल रहा है। कुकू भाई तो तैयार श्यार होने के बाद शहर की सैर पर रवाना हो गए थे। मैं साहिल भाई को जगाता हूँ, आप फिक्र ही ना करें। मेहमानों की आमद से पहले पहले अरबाब भाई किसी दुल्हा की तरह तैयार हो चुके होंगे। काशिफ को तो अल्लाह ऐसे मौके दे। जाकर फ़ौरन भाई को जगाया और दोनों अरबाब की चीखों पुकार की परवाह न करते हुए कुछ खींच कर कुछ उठाकर बाथरूम में ले गए। कोसरी ने, जो कि अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी, झटपट भाई के कपड़े प्रेस कर दिए। चलें अब जल्दी से कपड़े तब्दील करें वरना मैं खुद अंदर आकर ये नए काम भी कर डालूंगा। धमकी देकर साहिल और काशिफ बाहर आ गए। दोनों बुरी तरह भीगे हुए थे। काशिफ तो कपड़े बदलने फ़ौरन चला गया, जबकि साहिल को अरबाब के 16 सिंगार मुकम्मल करवाने थे। ज़रा हुलिया देखो अपना। निकरा इसे देखकर हंस रही थी। हाँ तो इतनी मुश्किल से तो मुंह धुलवाया है इनका। बहुत हाथ पांव मारे उन्होंने, खुद भी भीगे हमें भी भिगोया। मेहमान आ गए हैं और इधर ही तशरीफ़ ला रहे हैं, रहीमा ने आकर इतला दी। हाय साहिल तुम कहीं छुप जाओ। साहिल निकरा की आवाज़ सुनते ही 2-3 सीढ़ियाँ इकट्ठी फलांग कर ऊपर चला गया। ज़रा देर बाद निकरा ने इतला दी, दादी पुप्पो और खाला मेहमानों को ड्राइंग रूम में ले जा चुकी हैं। तब नीचे आकर बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। अरबाब भाई कितनी देर है, जिनका इंतज़ार था वो शाकार आ गए हैं, आप भी तशरीफ़ ले आइए ताकि वो दीदार कर सकें। साहिल तुमने मेरी लिपस्टिक तो नहीं देखी? जमीला आपा बदहवास सी चली आईं। अरबाब भाई से पूछ लें, इतनी देर से अंदर बंद तैयार हो रहे हैं, ज़रूर इन्हीं के पास होगी। मेहमान कैसे हैं, तुमने तो देखे हैं ना? राजदारी के आलम में साहिल से पूछा। नहीं मैं भला इस होलिये में सामने जा सकता था? वैसे आपका कोई पर्दा तो नहीं है, जाकर देख लें। लो बाल बनाने हैं, लिपस्टिक पता नहीं किधर दफ़ा हो गई है, ऐसे में किस तरह मैं अंदर जा सकती हूँ? अच्छा ठहरे मैं अभी आपकी मालूमात में इजाफा करता हूँ। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम की तरफ लपके। ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर आंख लगाई। वाह वाह, आने वाली मोहतरमाएँ भी 16 सिंगार की शौकीन थी और बालों के नत नए डिज़ाइन बनाना इनका भी यकीनन पसंदीदा मशगला रहा था। जमीला पीछे से मुझे भी कुछ बताओ ना, कशोर नहायत हल्के सुरों में डाल रही थी, मगर वो देखने में मगन था। इतने में मोहतरमा नसरीन साहिबा तशरीफ़ लाईं। क्या हो रहा है, कुछ समझी नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या नारा बुलंद किया और साहिल को धक्का दे डाला। अगला मंजर नहायत अहम था। दरवाज़ा धमाके से खुला था और गीले कपड़ों में मलबूस एक जवान घुटनों के बल गिरा था। खुले दरवाजे से 2 अदद लड़कियां भी दिखाई दे रही थीं, जिनकी चीखें बेसाख्ता थीं, मगर आफरीन है साहिल पर। ज़रा भी जो किसी घबराहट या शर्मिंदगी का शिकार हुए हों
फ़ौरन से पेशतर उठे और नहायत तमीज़ से सलाम अर्ज़ करने के बाद गोया हुए। सुबह से आप लोगों की आमद का इंतज़ार था। अब जो पता चला कि मेहमान आ गए हैं तो दौड़ता चला आ रहा हूँ। अरे रास्ते में यकीनन कोई दरिया भी पड़ता था जिसे आपने अबूर किया है। एक मोहतरमा जो 20-22 की होंगी मगर ज़ुबान की तेज़ी तौबा तौबा। दिल ही दिल में शाहिल ने गुस्सा उतारा और मुस्कुराकर बोला, असल में मैं बाथरूम में था। तो क्या आप लोग कपड़ों समेत नहाते हैं? वो भी मालूमात आमा की शौकीन थी। आपसे किसने कहा कि नहा रहा था? तो फिर क्या कर रहे थे? 100 तरह के काम होते हैं। अब बता दूंगा तो कहेंगी क्या बदतमीज़ है, ख़वातीन के दरमियान क्या बातें कर रहा है। इसने खामोश कराने की अच्छी तरकीब लड़ाई। बेचारी लड़की वाकई घबरा सी गई कि पता नहीं हजरत क्या कर रहे थे। ये अरबाब है मोमर मेहमान इनके लिबास से कतई नज़र शख्सियत का जायज़ा ले रही थीं, जबकि उधेड़ उमर खातून का अंदाज़ो लिबास की वजह से काफ़ी नामाकूल लगा था। और फिर कमरे में दाखिल होने का तरीका, अगर इस तरह का अंदाज़ है फिर तो जल्द ही गोडे गिट्टे टूट सकते हैं इसके। नहीं नहीं, ये अरबाब तो नहीं है। मेरा अरबाब तो माशाल्लाह बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा शरीफ संजीदा मिजाज बच्चा है। फुफ्फो ने मौका मुनासिब जानकर बेटे की तारीफ़ कर दी। शाहिल तुम जाओ जाकर कपड़े बदलो, ये क्या हुलिया बना रखा है। अम्मी ने दबे लफ्ज़ों में डांट पिलाई। वो सर इस बात में हिलाकर वापस हो गया। ये बताओ धक्का किसने दिया था? बाहर आकर इंक्वायरी का आगाज़ हुआ। छीनों ने। जमीला आपा को इस लड़की की नामाकूलियत पर पहले ही गुस्सा आ रहा था। भला क्या सोचते होंगे मेहमान, कैसे बदतमीज़ लोग हैं इस घर में। जब साहिल अंदर गिरा था तो सामने खुले दरवाजे में वो सर झाड़, मुंह पर मेकअप, बगैर लिपस्टिक के थोपे खड़ी थी। बाद में आईना देखा तो पता चला खासी खौफनाक सी लग रही थी। साहिल भाई, मुझे पता नहीं था कि मेहमान आ चुके हैं। मैं तो हैरान हो रही थी कि आप कर क्या रहे हैं। वो सफाइयाँ हंसी के दौरान पेश कर रही थी। वहाँ एक चटाक पटाक लड़की भी है। बड़ी बदतमीज़ी की है उसने मेरे साथ। बदतमीज़ी? वो कौन होती है बदतमीज़ी करने वाली? निकरा को गुस्सा आ गया। सारा कसूर नसरीन का है। वो तो मेरा एतमाद बचा गया मुझे, वरना जाने मेरा क्या हशर होता। अच्छा तो आप सब इधर खड़े हैं। वही लड़की घर का जायज़ा लेने के लिए बाहर आ गई थी। इस आवाज़ पर सब उछल ही पड़े। अरबाब भाई किधर छुपा रखे हैं, नज़र ही नहीं आए अब तक। इतने में चीख उभरी। बैरूनी दरवाज़ा धमाके से खुला और होंक चेहरे के साथ कुकू साहब अंदर दाखिल हुए। हाय मेरे अल्लाह, यह पागल कौन है? वो निकरा के नाजुक वजूद के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ आपको? साहिल ने तशवीर से कुकू से पूछा। क्या ये पागल रिश्तेदार हैं आपका? लड़की चिल्लाई। जी हाँ, अरबाब से छोटे भाई हैं। निकरा ने यह बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि मोहतरम पागल हरगिज़ नहीं हैं। लड़की भागकर फिर से ड्राइंग रूम में घुस गई। क्या हुआ है आपको? पाँव से नंगे, बिखरे बाल, उड़ी रंगत। उफ, किस कदर नामाकूल कुत्ते हैं आपके शहर के। वो हांफते हुए सोफे पर गिर पड़े। जलीलो, सारे तमाशे आज ही करने थे क्या? अंदर अरबाब के ससुराल वाले आए बैठे हैं। हाय वो लोग आ गए। कुकू साहब उछल पड़े। जी आ गए हैं। और लड़की आपको देखने के बाद पागल करार देकर अभी अभी अंदर गई है। वेख्या होवे न किए तकिया होवे, बूटा जया कत ते नक खुबानी, ए वे मेरे चंद जे ढोल दी निशानी। काशिफ अरबाब का हाथ पकड़े गाता चला आ रहा था। लो वो आ गए हैं तैयार होकर। इधर जो तमाशे हो चुके हैं उनका भी कुछ पता है? जमीला बाजी सख्त गुस्से में थीं। क्या हुआ? काशिफ ने पुरशौक अंदाज में दरियाफ्त किया, जबकि अरबाब ने एक नज़र मुस्कुराती हुई नसरीन पर डाली। फिर आप भरकर फ़र्ज देखने लगे। बाजी जमीला ने सारे दुखड़े रोए, जिन्हें सुनकर काशिफ साहब खूब हंसे। फिर फरमाया, अब मेरी कसर रह गई है, मुझे भी कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। खबरदार जो अब किसी ने कोई शरारत की। इन्होंने डांट कर रख दिया। फिर निकरा को साथ लेकर ड्राइंग रूम में चली गईं। नसरीन किचन की खबर लेने और कुकू अपना हुलिया दुरुस्त करने यहाँ से गए। तब काशिफ ने साहिल से आने वाले मेहमानों के बारे में पूछा। जाकर देख लो, तुम्हारा कोई पर्दा थोड़ी है, बल्कि अरबाब भाई को भी ले जाओ। पता नहीं बेचारे दिल में कितने अरमान छुपाए सर झुकाए निगाह नीचे किए बैठे हैं। मुझे कोई अरमान नहीं है, रूठे रूठे अंदाज में इन्होंने जवाब दिया। हैं, जब आप लाहौर आए थे तब तक तो दिल अरमानों से मामूर था। यहाँ आने के बाद भी खैरियत ही रही। फिर आज ये बुढ़ापा क्यों तारी हो रहा है आप पर? मुझे दौलत और झूठी आन बान पसंद नहीं। अरबाब साहब का ये कहना था कि साहिल चीख मारकर काशिफ पर आ गिरा। इन्हें क्या हुआ है? कुकू इधर ही आ रहा था। मंजर से मुतासर होकर इसने पूछा। जवाब में काशिफ ने अरबाब का इंकशाफ दोहरा दिया। क्या हो गया है भाईजान आपको? कुकू निहायत परेशान दिखाई देने लगा था। आसार अच्छे नहीं हैं, इनको शायद ठंड लग गई है। पैर गर्म पानी में डुबोएं और सर पर अंगारे रखें। अफाका होने की उम्मीद की जा सकती है। चलें भाईजान, आपको दादी अम्मा बुला रही हैं। निकरा और कोसरी बाहर आई थीं और अरबाब से मुखातिब थीं। फिर नज़र अभी तक बेहोश साहिल पर पड़ी तो इसके बारे में सवाल किया। अरबाब की बात दोहरा दी गई। तब्दीली हैरत अंगेज़ है, मगर इन्हें होश में लाओ। मेहमान लड़की किसी भी वक्त बाहर तशरीफ़ ला सकती है। ये सुनते ही साहिल ने आंखें खोल दी।
मेहरबानी करके अब सीधे भी हो जाएं, मेरी हड्डियां चटक गई हैं। काशिफ ने परे धकेलते हुए शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। मेहमान लड़की को चैन नहीं है, आखिर चाहिए क्या उसे, जो हर 2 मिनट बाद बाहर आने को मचलने लगती है। जाकर देख लो, वैसे भी तुम बड़े पसंद आए हो उसे, बार बार पूछ रही थी। निकरा के अंदाज में नाराज़गी थी। ये पसंद आए हैं, इसका मतलब है इसे दरियाई घोड़े अच्छे लगते हैं। काशिफ ने कयास लड़ाया और शाहिल इससे लड़ पड़ा। बुरा क्यों मानते हो, मैं तो तुम्हारे भीगे सरापे की वजह से कह रहा था बड़े भाई। अब तुम जो ब्राउन कलर का लिबास जेद तन किए बैठे हो, जो भीगा हुआ भी नहीं, कोसरी इसकी तारीफ कर दें तो क्या ये मतलब होगा कि इन्हें ज़मीनी घोड़े पसंद हैं। ये तारीफ तो करें, मतलब बाद में भी निकल सकता है। कोसरी इस बात पर खिलखिलाई, फिर अरबाब का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। क्या बातें की थी उस लड़की से। निकरा नाराज़गी के इजहार के तौर पर धम से बैठी और फूले हुए मुंह के साथ तफ्तीश का आगाज़ किया। सिर्फ उस लड़की पर क्या मौकूफ़, ये तो हर लड़की को देखकर रास्ता तोड़ाने लगते हैं। ये तो आप पर मेरा एहसान है कि बर वक्त पहुँच कर इन्हें काबू कर लेता हूँ। बकवास न कर कमीने। साहिल ने काशिफ को डांटा, फिर नकरा से बोला, यकीन करो मेरी तो इस किस्म की भी कोई बात नहीं हुई। जाते ही धड़ाम से गिरा और फिर जो कुछ बोला वह हवास को बमुश्किल काबू करके बोला, मैंने तो लड़की की शक्ल भी ठीक से नहीं देखी। अच्छा बड़ा अरमान हो रहा है, जाओ अब देखाओ। तो और क्या, हाथ कंगन को आरसी किया। काशिफ ने मुदबराना अंदाज में सर हिलाया। तुम बजाय मेरी मदद करने के हमेशा इस बेवकूफ़ लड़की को मज़ीद भड़काते हो। बेवकूफ़, लो और सुनो निकरा, अब तुम बेवकूफ़ भी लगने लगी हो। कल कोसरी की तारीफ़ें हो रही थीं, आज ये मुकम्मल तौर पर अनजान लड़की हवास पर छा रही है। क्या बनेगा लड़की तुम्हारा, क्यों मेरा कोई बिगाड़ भी क्या सकता है, ऐसी गिरी पड़ी नहीं हूँ मैं। निकरा का गुस्सा ये सुनकर मज़ीद बड़ा था कि मौसूफ कोसरी की भी तारीफ़ करते रहे हैं। इससे पहले कि शाहिल कुछ कहता, वही मेहमान लड़की जिसके पाँव में चक्कर था फिर चली आई। मुस्कुराकर हाजरीन को देखा, फिर नज़रें शाहिल पर टेक गईं और बोली, किचन कहाँ है आपका। बाजी आप खुद क्यों चली आई, मुझे बताइए किस चीज़ की ज़रूरत है। कोसरी भागी चली आ रही थी, मगर बाजी कहना गज़ब ढा गया। मुस्कुराहट जाती रही, घूर कर कोसरी को देखा और बोली, अभी कल ही 16वीं सालगिरह मनाई है मैंने आपा जान। अरे नहीं, क्या कह दिया आपने, अभी मेरी और काशिफ की यही बहस हो रही थी। ये फरमाते थे कि मोहतरमा 16 की ज़रूर हैं और मैं कहता था 14 से ना ज़्यादा ना कम। हाय, आपने सच बोलकर मुझे शर्मिंदा करवा दिया। साहिल को शरारत सूझ रही थी। ये भूल ही गया था कि दिल का चैनो करार नाराज़ है और अब भी आंखों में कहर भरकर दोनों को घूर रहा है। लड़की मारे खुशी के फुलझड़ी सी बन गई। साहिल के बराबर बेतकल्लुफ़ी से बराजमान हुई और बोली, मेरा नाम परवीन है और दीना कहलाती हूँ। आपका नाम गालबन साहिल है, आप हमारी तरफ ज़रूर आएँ। बहुत बड़ा घर है हमारा। अम्मी कहती हैं बाजी को इतना जहेज़ देंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। ऊपर की आमदनी होगी ना आपके अब्बा की। काशिफ ने लहजे में हसरत भरकर मुतासर हो जाने वाले अंदाज में कहा, अच्छा तो बाजी के साथ जहेज़ भी मिल रहा है। आपकी अम्मी को अरबाब भाई पसंद तो नहीं आ गए। असल में मेरी अम्मी भी मेरी शादी करना चाह रही हैं। साहिल ने एक नज़र निकरा पर डाली, फिर आजिज़ाना अंदाज में वीना को बताया, नहीं नहीं, जहेज़ सिर्फ बाजी को ही नहीं हर बेटी को मिलेगा और मैं तो अम्मी की ज़्यादा ही लाडली हूँ। ढके छुपे अंदाज में वजाहत थी कि हमें ज़्यादा मिल सकता है। ओह पीनो, साहिल चहका। पीनो नहीं वीना, उन्होंने झट वजाहत की। पीनो है या वीना या परवीना, हमें इससे क्या। निकरा तपते लहजे में इतना कहकर चल पड़ी। अरे अरे रुको, ये तो शायद अपने घर जा रही है। काशिफ ने दहाई दी। साहिल भी लपकने को तैयार हुआ, मगर इतने में पुप्पो चली आईं और आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। काशिफ तुम निकरा को मनाओ, मैं अभी आता हूँ। ये लड़की कौन है, वीना ने कोसरी से पूछा। साहिल की खाला की बेटी है। सिर्फ खाला की बेटी है या कुछ और भी, पता नहीं, आप शायद पानी पीना चाह रही थीं। ओह हाँ, याद आया, किचन किधर है, आइए मैं लिए चलती हूँ। साहिल बाहर आया तो काशिफ निकरा को खींच खांच के ला चुका था। नाराज़ हो गई थी। साहिल ने हंसी के दौरान पूछा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है नाराज़ होने की। लहजा अब भी वही था। लड़कियां इतनी शकी मिजाज क्यों होती हैं। उसने हाथ पकड़कर इसे बेड पर बिठा लिया। अच्छा जी लड़कियां, अभी जो मैं किसी लड़के के साथ ऐसी बातें करूं तो फिर तो और क्या, अपनी मर्तबा तो बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। आन की आन में कत्ल करके फांसी लग जाओगे और मुझे अकेला कर जाओगे। काशिफ ने पूरा नक्शा खींच दिया। अंदर क्या हो रहा है उन लोगों को, अरबाब भाई पसंद आए या नहीं। निकरा ने सुलह का अंदाज अपनाकर बात बदलते हुए कहा,
पसंद क्या खाक आएंगे, ऊपर की आमदनी तो बता ही नहीं रहे, सिर्फ खाली तनख्वाह बता दी। जब पुप्पो बताने लगी तो कह दिया रिश्वत लेना जिसका काम, जलील कमीना उसका नाम। और इत्तेफाक से इनकी इस बात से पहले वो खातून अपने ऊपर अल्लाह के इसी किस्म के फजल के तस्करे कर चुकी थीं। अब मौसूफ के मुँह से यह आशारनुमा ख्याल सुनकर खासी जुज़बुज़ हुई। वो तो मैंने बात संभाल ली कि भाई को मजाक करने की बड़ी आदत है, मगर तुम जानो इस किस्म के मजाक भला कौन पसंद कर सकता है। और क्या मुंह पर जलील कमीना कह दिया। नेकरा को हंसी आ रही थी। तुम्हारा कमरा कौन सा है कोसरी, और अरबाब भाई किस कमरे में होते हैं। मीना बेगम यकीनन सारा घर देखकर आई थीं। कोसरी ने एक शर्मिंदा सी नज़र इन लोगों पर डाली, फिर साहिल के बेडरूम को अरबाब की मलकियत में दे दिया। और आप कहाँ होते हैं, दिखाइए ना अपना कमरा। वो फिर साहिल से मुखातिब थी। हम तो मेहमान हैं, जाने के लिए आए हैं। उसने आप भरकर ये मिसरा पढ़ दिया। अच्छा, घर कहाँ है आपका, मैं तो समझी यहीं रहते हैं। ये घर पसंद आया आपको। काशिफ ने तवज्जो अपनी ओर करवा कर भाई को निकरा की नाराज़गी से बचाना चाहा। अच्छा ही है, मगर हमारा घर ज़्यादा अच्छा है। आपका मतलब है कि आपके अब्बा का घर, लड़की का घर तो उसके शौहर का घर ही होता है, जिसे वो जाते ही जहन्नुम बना देती है। आपकी फैमिली में ऐसा करती होंगी, हमारे यहाँ तो जन्नत बना देती हैं। उसने निकरा पर तीखी नज़र डालकर कहा, चलो मरना तो दोनों सूरतों में पड़ता है ना बेचारे शौहर को। न जन्नत जीते जी मिलती है, न जहन्नुम। अरबाब भाई कैसे हैं, कोसरी ने इश्तियाक से पूछा। ये फैसला तो अम्मी और नानी करेंगी, यानी आप किसी गिनती में शुमार नहीं। काशिफ ने अफसोस का इजहार किया। वो इस बदतमीज़ के मुंह न लगने का फैसला करके अपनी अम्मी और नानी के पास चली गई। मुझे ये लोग पसंद नहीं आए। कोसरी अफसरदा थी। दौलत बहुत है इनके पास, साहिल ने याद दिलाया। दफ़ा दौलतमंद बहुत है मेरे भाई के लिए, इसने नाक सिकेड़ी। मुझे भी ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। निकरा खुश हो गई। मुझे तो बड़े पसंद आए हैं, काशिफ ने कहा। फिर साहिल से बोला, भाई तुम अपनी राय बचा रखो वरना फिर नाराज़गी पैदा होगी। तुम जलील। निकरा ने काशिफ के सर पर 2 हाथ रसीद किए, फिर बोली, जो कहना है मेरे सामने कहो। दोगले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरी राय तुमसे अलग कैसे हो सकती है। तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे भी नहीं। वो सीरियस नहीं लग रहा था। आप लोग मंगनी क्यों नहीं करवा लेते। कोसरी ने खलूस से मशवरा दिया। हाय, मंगनी तो वहाँ हो जहाँ दोनों फरीक सीरियस हों। यहाँ निकरा बेचारी मासूम भोली भाली दिल की खरी, और यह हमारे भाई साहब, इनका दीन ईमान आज तक मेरी समझ में नहीं आया। काशिफ तो मेरे दुश्मन हो, मगर देख लेना ये दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी तुम्हें। शाहिल घर आए मेहमानों का ख्याल किए बगैर चीख रहा था। क्या अजाब नाजिल हो गया है तुम लोगों पर। जमीला बाजी ने घर से दरवाज़ा खोला और दांत पीसकर हाजरीन पर खुशीली निगाह डाली। ये साहिल भाई शोर कर रहे थे, मैं तो सिर्फ मना कर रहा था। काशिफ ने सारा इल्ज़ाम इसी के सर डाल दिया। साहिल, तुम इतने समझदार होकर ऐसी हरकतें कर रहे हो, और अंदर वो अरबाब, इससे जाने क्या हुआ है। मजाल है उनके किसी एक सवाल का जवाब भी इसने ढंग से दिया हो। ढंग से आपकी क्या मुराद है, वजाहत कीजिए। काशिफ टांग पर टांग जमा कर बैठ गया। चलिए मैं देखता हूँ अरबाब भाई को। साहिल उठ खड़ा हुआ। अब तो ज़रूर ही बात तय हो जाएगी। साहिल के जाने पर काशिफ इस रिश्ते से मायूस होकर तंज भरे अंदाज में कह रहा था। लड़की वाले वाकई बहुत मायूस हो चुके थे। इनकी मजीद कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। दादी और पुप्पो ने बतेरा रोका, मगर कह दिया, हमें जल्दी जाना है। इनके जाने के बाद अरबाब साहब की शामत आ गई। दादी, अम्मा और बहन ने खूब ही लत्ते लिए। हमें नहीं चाहिए सीधी सादी घरेलू बहू। ये सारी दुनिया जहेज़ में कार कोठी लेती है। हम मांग रहे हैं तो कौन सा कयामत आ गई। और क्या, जब सब भी भिखारी हैं तो हमारे लिए भी हो जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। साहिल ने पुप्पो की साइड ली। अम्मी ने घूर कर देखा तो मुंह नीचे करके बैठ गया। मैं शादी अपनी पसंद से करना चाहता हूँ। तो पहले क्या सो रहे थे। हमने तुम्हारी खातिर इतना सफ़र किया, यहाँ आए, और तुम्हें अब याद आया है कि शादी तो अपनी पसंद से करना है। हम किसी गिनती में शुमार ही नहीं। जमीला आपा गुलगीर लहजे में शिकायत कर रही थीं। मैं भी देखती हूँ कैसे करता है पसंद की शादी, अम्मा ने ललकारा। अरबाब चुपचाप यहाँ से खिसक गया। मेरा प्यार हार गया, हाय रे। मांगी खुशी दुख पाए रे। कोई कहाँ अब जाए रे। काशिफ, तुम तो ज़ुबान बंद रखो, पहले ही यहाँ इतनी मुसीबत पड़ी हुई है। निकरा ने डांट दिया। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है। और फिर मैं अरबाब भाई के जज्बात की तर्जुमानी ही तो कर रहा था। अगले रोज़ कोई 9 बजे का टाइम था। दोनों लड़के घर से जा चुके थे। अम्मी और बुआ किचन में मसरूफ़ थीं। आज नसरीन नहीं आई थी कि वो मुलाजिम तो नहीं थी, बुआ की भतीजी थी। इनके साथ बचपन से इस घर में आ जा रही थी। अम्मी से खासा प्यार हो गया था। अक्सर मेहमानों की आमद पर काम बढ़ जाता तो मदद करवा देती। अरबाब साहब उदास सूरत बनाए बार बार गेट की जानिब देखते और मायूस होकर ठंडी आहें भरने लगते।
फूफो अम्मी को ये पैगाम देने के बाद कि आज हलीम खाने का मूड हो रहा है, खुद पलंग पर लेटी कोसरी से टांगे दबा रही थीं। कोई साहब आए हैं, आसिया मामी के मिलने वाले हैं। अरबाब भी गेट के आसपास टहल रहा था, इत्तला भी उसी को लानी थी। आसिया के मिलने वाले हैं, बुलाओ तो मैं भी तो देखूं कौन आ गया है बेवक्त। वो उठकर बैठ गईं। इतने में वो साहब भी अंदर चले आए। अनजानी खवातीन को देखा तो कुछ घबरा से गए। अगर फूफो आवाज़ न दे डालती तो ज़रूर पलट गए होते। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम हबीब हो आसिया के बहनोई यानी निकरा के वालिद। इतनी मालूमात पर साहब खासे हैरान हुए। ऐसे क्या देख रहे हो, पहचाना नहीं? मैं आबदा हूँ, जमाल की बड़ी बहन। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। पहचाने तो अब भी नहीं, अलबत्ता तारुफ हासिल हो गया। आसिया बाजी कहाँ हैं? होंगी ऊपर अपने कमरे में। तुम बैठो तो और बताओ, खैर से कहाँ होते हो, क्या करते हो? निकरा बेटी तो आती रहती है, तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। हबीब साहब भी बैठ गए, बट बोले वो भी थे शो मारने के शौकीन भी। ज़रा देर बाद आबदा बेगम ये समझने पर मजबूर थीं कि शहर के रईसों में एक नाम हबीब साहब का भी है। निकरा पसंद तो पहले ही थी, अब तो पक्का इरादा बांध लिया। बाप के बारे में बताया। इन्होंने गेट पर मुलाकात की थी, लड़का खासा मुनासिब था और इसकी अम्मा बता तो रही थी कमाई बहुत कर रहा है, तो इन्होंने भी पप्पो को अपने यहाँ आने की दावत दे दी। आसिया से उनकी मुलाकात मुख्तसर ही रही कि आबदा बेगम के पास काफ़ी वक्त लग गया था। शाम को अरबाब ने साहिल से कहा, अम्मी निकरा की तरफ जा रही हैं, इरादे भी ख़तरनाक लगते हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो, मगर इन्हें तो अमीर बहू चाहिए। निकरा के बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया था, बहुत गरीब है। जी आपने तो कह दिया था, मगर आज निकरा के वाले तशरीफ़ लाए थे, मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी तो नहीं, मगर अम्मी की खुशी से अंदाज़ा होता है वो आपके कहे की नफ़ी कर गए हैं, मारे गए। साहिल ने परेशानी के आलम में बाएं हाथ पर मुक्का रसीद किया, फिर अरबाब से बोला, अगर आपने इस रिश्ते की हामी भरी तो याद रखिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे क्या ज़रूरत है उससे शादी करने की, तो मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ अभी वक्त है, कुछ कर लो। बर वक्त इतला का शुक्रिया। वो कुछ सोचकर फ़ोन की जानिब लपका। ज़रा देर बाद निकरा से बात हो रही थी। कोई मंसूबा बनाया गया जिससे अरबाब नावाकिफ़ ही रहा। फुफ्फो बहुत तैयार होकर निकरा के यहाँ पहुँची। घर तो अच्छा खासा है, दादी ने तारीफ़ की। हाँ मगर इतना अच्छा तो नहीं जितना हबीब की बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया था। अम्मी अंदर चल कर तो देखें, बाहर से ही अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। जमीला को रोता हुआ बच्चा परेशान कर रहा था और अंदर की हालत तो बाहर की हालत से कहीं ज़्यादा ख़राब थी। गेट से ज़रा आगे फूफो सब्ज़ी के छिलकों से फिसलीं और गिरते गिरते बचीं। हवास की बहाली के बाद कदम आगे बढ़ाए। निकरा जो बिखरे बालों और मैले से कपड़ों में मलबूस थी, मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और ड्राइंग रूम तक रहनुमाई की। अरे ये क्या बदरंग फर्नीचर, जिस पर बैठते डर ही लगता है कि पुराना भी तो बहुत है। जो कुर्सी दादी के हिस्से में आई थी, इसकी टांग नाजुक रेशमी डोरी से बांधी गई थी। दरवाजे खिड़कियां बगैर पर्दों के, फर्श कालीन के बगैर और मैले मैले। ये घर है हबीब का। दादी हैरत पर काबू ना पा सकीं। जी यही हमारा घर है, पता नहीं कब छोड़ना पड़े। असल में पिछले माह का किराया नहीं दिया तो मालिक मकान बहुत नाराज़ है। किसी की मजबूरी को तो लोग समझते ही नहीं। क्या मजबूरी है तुम लोगों को? आबदा ने पूछा। पैसे हों तभी किराया अदा करें, मगर तुम्हारे अब्बा तो कहते थे अच्छा खासा बिजनेस है उनका। ये सुनकर निकरा ज़ोर से हंसी, फिर बोली, अब्बा की बातों में आ गई आप। असल में किसी ज़माने में हुआ करते थे हम अमीर कबीर। अब्बा अब तक गया वक्त नहीं भूले, उसे ही याद करते रहते हैं। और माफ़ कीजिएगा मैं आपको चाय नहीं पिला सकूंगी, असल में महीने का आखिर है, पैसे हैं नहीं, पत्ती बाज़ार से मंगवानी पड़ गई। हाँ हाँ, हम तो असल में किसी और के घर जाने के लिए आए थे, सोचा तुमसे भी मिलते चलें। अब इजाज़त दो, हबीब आए तो सलाम कहना। पुप्पो पर अचानक उजलत सवार हो गई और इससे कहीं ज़्यादा जल्दी निकरा को थी। फ़ौरन बोली, तो फिर खुदा हाफिज़। अब यहाँ रुकने की तुक नहीं बनती थी। हबीब को कोसती ख़वातीन वापस आ गईं और निकरा जल्दी से घर का हुलिया दुरुस्त करने लगी। दोनों मुलाजिम अभी ड्राइंग रूम का सारा सामान स्टोर में रख कर थके बैठे थे कि फिर से सेट करने का हुक्म मिल गया। हमारी समझ में ये बात नहीं आई, अगर इतनी जल्दी दोबारा रखवा लेना था तो उठवाया ही क्यों था? और इतनी मेहनत से हमने अपने घरों से ये फर्नीचर लाकर यहाँ सजाया, क्या ये भी अभी वापस ले जाना होगा? हाँ हाँ, ये सब अब्बा के आने से पहले करना है। इन्हें मैंने दोस्त की बीमारी की झूठी इतला देकर भेजा था, वापस आएंगे तो सख्त गुस्से में होंगे। अगर घर की यह हालत देख ली तो फिर तुम दोनों की खैर नहीं, इसलिए बेहतर है कि जल्दी जल्दी हाथ हिलाओ। मगर आपने ये सब किया किस लिए? बस चुप, अब ये जिक्र भी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। यूँ समझो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ ना कोई आया न गया। फूफो अंदाजे से कहीं पहले वापस आ गईं। साहिल पर उजलत और परेशानी सवार थी।
देखते ही इनकी जानिब लपका और इतनी जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की। तौबा, कितना झूठ बोलते हैं लोग, घर में सलीके का सामान नहीं और बताते हैं खुद को रईस इब्ने रईस। और वो लड़की निकरा, वो भी जब यहाँ आती है तो कैसे सजी बनी सी होती है। सजी बनी नहीं तो फूफो बिल्कुल सादा सी होती है बेचारी वो तो। काशिफ ने साइड ली। तुम घर में कभी देखो उसका हाल, घर में पत्ती तक नहीं और इतना पैसा भी नहीं कि मकान का किराया दूर की बात, बाजार से पत्ती ही मंगवा सकें। ये क्या कह रही हैं आप? काशिफ बेचारा हैरानो परेशान था, जबकि साहिल समझ गया था तरकीब कामयाब रही है, सो अब इत्मीनान ही इत्मीनान था। उसने काशिफ का बाजू पकड़ा और अपने कमरे में ले आया। अरबाब पहले से यहाँ मौजूद था। इसकी मौजूदगी में काशिफ को सारी बात बताई और शुक्र है तरकीब काम कर गई, वरना इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के रकीब रूसिया होते। काशिफ ने इत्मीनान का सांस खींचकर बेड को रौनक बख्शी। साहिल दोबारा नीचे चला आया, जहां पोपो अभी तक हबीब अंकल को कोस रही थीं, जिनकी वजह से इनके इतने पैसे ज़ाया हो गए। कभी कभी हबीब के साथ टैक्सी वाले भी लपेट में आ जाते थे। चलें छोड़ें, हमारे भाई के लिए लड़कियों की कमी है क्या? साहिल ने इन्हें इस मौजू से हटाना चाहा। लड़कियों की कमी तो नहीं, मगर वो ना जाने किस मनहूस को पसंद कर बैठा है। और रात अरबाब उसी मनहूस का जिक्र साहिल से इन अल्फाज में कर रहा था। सुनो, नसरीन कैसी लड़की है? क्यों, नसरीन से क्या लेना देना है आपको? वो रो में बोल गया। मैं उसी के साथ तो शादी करना चाहता हूँ, उसने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा। साहिल तो सुनकर उछल ही पड़ा। क्यों उसकी जान के दुश्मन हो रहे हैं? आपकी अम्मा ने सुन लिया तो बेचारी को जवानी में ही दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ेगा। मैं सीरियस हूँ साहिल, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम निकरा को करते हो। मगर आपके घर वाले उसे कबूल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आखिर हम कहाँ के अमीर हैं? पता है, एक कस्बा नुमा शहर में हमारा 3 मरले का घर है, जिसके छोटे छोटे कमरे और ज़रा सा सहन है, जहाँ सर्दियों में धूप के लिए और गर्मियों में हवा को तरसते हैं। अब्बा मेरी निहायत मामूली दर्जे के ज़िम्मेदार हैं, सो घर का माहौल देहात के घरानों जैसा है। मैं तो समझता हूँ हमारे घराने के मुताबिक नसरीन एक नहायत रोशन ख्याल और मॉडर्न बहू साबित होगी। क्या ये ख्याल आप अपने घर वालों के जहन में भी डाल सकेंगे? नसरीन के अब्बा तो मोहल्ले में दुकान डाले बैठे हैं, अच्छी बुरी सब्र शुक्र से गुजार रहे हैं, लंबा चौड़ा जहेज हरगिज़ नहीं दे सकेंगे। तुम कोई तरकीब लड़ाओ। नहीं अरबाब भाई, ये काम बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। फूफो कभी इस पर राज़ी नहीं होंगी। तुम तो साफ इनकार कर रहे हो, मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं नहीं, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा वो करूँगा, आप भी कोशिश करते जाएं। फूफो यहाँ आई ही अपनी सोच के मुताबिक रिश्ते के लिए थीं, चैन से क्यों कर बैठ सकती थीं। सुबह फिर कहीं जाने की तैयारी थी, वापस आईं तो बहुत खुश थीं। इन्हें घराना पसंद आ गया था कि इनकी सोच के मुताबिक जो था। साहिल कुछ करो, अरबाब परेशान होकर इसके गले लग गया। फिक्र न करें, ये रिश्ता नहीं होगा। साहिल का लहजा अटल था। फूफो के पास जाकर उन लोगों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की। 2 रोज़ के बाद वो आ रहे हैं हमारी तरफ। देखो, सब इंसान बन के रहना, पहले की तरह नहीं होना चाहिए। जमीला बाजी ने इन सबको समझाया, मगर उन लोगों की आमद से पहले ही साहिल ने यह इंकशाफ किया। फूफो, आप तो बुरी तरह फंसने वाली थीं। मुझे दुआ दें कि बचा लिया आपको। अल्लाह रहम करे, क्या होने लगा था? वो दहल ही तो गईं। वो लोग, वही लड़की वाले जिनकी तारीफ़ें आप कल से कर रही हैं, सरासर फ्रॉड हैं। वो कोठी तो लड़की की एक सहेली की थी। इसका अपना अब्बा तो मिठाई की दुकान पर काम करता है। हैं वो तो कह रही थी मुल्क से बाहर हैं। जमीला आपा इस झूठ पर तिलमिला कर रह गईं। बस अल्लाह माफ़ करे, हम लोग किस कदर दोगले हो गए हैं। दौलत ने अंधा कर दिया है। काशिफ बड़े दर्दनाक लहजे में अफसोस कर रहा था। आप साफ मना कर दें उन लोगों को, कहते हैं हमने बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया है। तो और क्या, ऐसे झूठे लोगों में करके सारी उम्र का रोना तो मोल नहीं लिया जा सकता। खुसरी दादी की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई कि झूठ तो वो खुद भी बोल रहे थे। तो ये रिश्ता भी कैंसिल। और अरबाब इसी खुशी में आज साहिल और काशिफ को अपनी जेब से खाना खिलाने का इरादा रखता था। नसरीन को पैगाम भेज दिया गया था, चंद रोज़ के लिए इधर मत आना वरना खैर नहीं तुम्हारी। और इधर काशिफ दिन रात फूफो के सामने नसरीन के गुण गाता। हमारी तो बहन बनी हुई है, वो किसी बड़े घर में ब्याहेंगे। बहन बना लेने से क्या होता है तो मुलाजमा। क्यों ख्वामखा मुलाजमा? बुआ की वो रिश्ते की भतीजी होती है, उसका बाप तो इतने अच्छे जनरल स्टोर का मालिक है। अच्छे भले खाते पीते लोग हैं। हुआ करें, हमें क्या? फूफो ने कभी इस जिक्र में दिलचस्पी ही नहीं ली। आपने अरबाब भाई का चेहरा देखा, कैसा पीला पटक हो गया है, बरसात के मेंढक की तरह। साहिल ने मिसाल भी खूब दी। मेरा ख्याल है आप इनकी बात मान ही लें, ऐसा ना हो बीमार पड़ जाएं। निकरा आज फिर यहाँ मौजूद थी। पता नहीं कौन चुड़ैल है जिसने मेरे बच्चे पर जादू कर दिया है। अभी बुलाकर पूछ लेते हैं। काशिफ अरबाब को वहीं से आवाज़ें देने लगा। क्या है भाई, क्या आफत टूट पड़ी है? वो बेजार से सूरत बनाए हाजिर हुआ। फूफो राज़ी हो गई हैं, अब झट से अपनी पसंद का नाम बता दें।
है अम्मी, आप मान गई हैं? वो बेयकीन था मगर फिर भी खुश हो गया। पहले नाम बताओ, उसका फैसला तो बाद में होगा। नसरीन, मैं नसरीन से शादी करना चाहता हूँ अम्मा। हाय नसरीन। अब तो अम्मा ने दुपट्टा मुंह पर डालकर रोना शुरू कर दिया। आसिया ने चुप कराने की कोशिश की तो इल्ज़ाम इस पर भी आया कि मेरे बच्चे को तुमने ही अपनी मुलाजमा के पीछे डाला है। फूफो, ये ज़्यादती है। दोनों लड़के माँ की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सके और बाप ने हाथ जोड़कर इन्हें खामोश करवाया कि ये लोग नाराज़ हो जाते तो अम्मा को मनाना भी नामुमकिन ही था। हाय, मैं पूछती हूँ, सारे जहाँ में तुझे वही काले मुंह वाली मिली थी? इन्होंने अरबाब को 2 हथड़ रसीद करने के साथ दुहाई दी। काले मुंह वाली कहाँ, इतना चमकदार सांवला रंग है चीनों का। दोनों भाई शोर करने लगे। तुम तो चुप करो, ये सारी मुसीबत तुम ही लोगों की लाई हुई है। हमारी ये क्या कह रही हैं पुप्पो आप? बस मैं कल ही वापस चली जाऊंगी। अगर पता होता यहाँ आकर मुसीबत गले पड़ जाएगी तो कभी ना आती। चल नी कोसरी, सामान बांध ले, हम कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा अम्मा, अरबाब ने जिद दिखाई। अम्मा नसरीन को बदवाएं देने लगी। आसिया उठकर ऊपर आ गई। निकरा और दोनों बेटों को भी इशारे से बुला लिया। अब क्या होगा खाला, ये अरबाब भाई की अम्मी तो कभी नहीं मानेंगी। हमें क्या, ये इनका अपना मसला है और तुम लोग दखल ना ही दो तो बेहतर है। पुप्पो को सिर्फ दूल्हा चाहिए। निकरा के घर भी गई थी अरबाब भाई का रिश्ता लेकर। शुक्र है मामला टल गया। निकरा के हाँ, काशिफ की बात सुनकर आसिया बेगम चौंकी। जी खाला, आई थी वो। निकरा ने सर झुकाकर बता दिया। तुम्हारे अब्बा ने इन्हें बताया नहीं कि तुम्हारी बात शाहिल से तय है? अब्बा भी कुछ कुछ पुप्पो वाले ख्यालात के मालिक हैं। तो शाहिल में क्या कमी है? आसिया खासी परेशान हो गई। इस रोज़ अंकल आए थे तो पुप्पो ने छोड़ी होंगी लंबी लंबी। शाहिल भी संजीदा हो रहा था। मैं आज ही तुम्हारे घर आऊँगी निकरा, और भाईजान से बात करूँगी। बात ही नहीं अम्मी, आप मंगनी की रस्म कर डालें। इस सिलसिले में तारीख रख कर आएँ। काशिफ का मशवरा इन्हें भी मुनासिब लगा। शाम को वो काशिफ के साथ ही निकरा के यहाँ गई। वापसी खासी देर से हुई। साहिल परेशान इधर से उधर चक्कर लगाता रहा। पुप्पो और जमीला ने कई बार आसिया के बारे में पूछा मगर इसने बताया नहीं। इन्हें तभी खबर हुई जब अम्मी और काशिफ मिठाई की टोकरे के साथ घर लौटे। हमने साहिल की बात निकरा से तय कर दी है। अम्मी खुशी से निहाल इतला दे रही थीं। निकरा से। पुप्पो ने हैरान होकर पहले इनकी तरफ फिर अपनी सास की तरफ देखा। आसिया भी, ये क्या जुल्म किया तुमने बेटे के साथ? अपने बराबर के तो देखे होते। हाँ मामी, वो तो काफ़ी गरीब, मेरा मतलब है माली हालत अच्छी नहीं उन लोगों की। निकरा ने भाभी बनकर हमारे यहाँ आना है, ना कि भाई को वहाँ जाकर रहना है। काशिफ माँ के कुछ कहने से पहले बोल पड़ा। फिर भी भला क्या देंगे वो बेटी को? पुप्पो को काफ़ी अजीब लग रहा था। हम दूसरों की दौलत पर नज़र नहीं रखते। खुदा ने हमें जो कुछ दिया है हमारे लिए वही काफ़ी है। जहेज़ वगैरह को हम नहीं मानते। फिर भी लोग तो बातें बनाएंगे ही। लोगों का क्या है, वो तो बातें बनाते ही हैं। कम जहेज़ लाने वाली लड़की पर हंसते हुए ये बात भूल जाते हैं कि अपनी भी बेटियां हैं, और जैसे आज वो कम जहेज़ देकर बुरी बुरी शक्लें बना रहे हैं, कल लोग इनके साथ भी यही करेंगे। अगर हर शख्स एक नज़र अपनी बेटी और बहन पर डाल ले तो फिर ये जहेज़ का मसला ही ना उठे। हाँ अम्मा, काशिफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोसरी मुतासिर हुई। तू चुप करनी, जिसने जो कहा झट हाँ में हाँ मिलाने लगी। अम्मा, अमीर बहू लाकर थोड़े देर को मोहल्ले में वाह वाह तो करवा लोगी, मगर ये भी सोचो वो भला हम लोगों में घुल मिल कर रह सकेगी? हमारे दरमियान रहकर भी वो हमारी नहीं होगी। मैं सारी उम्र इसके घर वालों से दब कर बात करूँगा। और बाप भी समझाने लगा। अच्छा, तो तुझे ये सब बातें अब याद आ रही हैं? पहले तो तुम भी राज़ी थे। मैं गलती पर था ना अम्मा, मगर अब सोचता हूँ दौलत की ये खलीज हमेशा हमारे दरमियान हायल रहेगी। आप लोगों से इसलिए दूर हो जाऊंगा कि वह आप लोगों के साथ बना कर रखेगी ही नहीं, और मेरे इसके दरमियान भी अजनबियत की दीवार रहेगी। मैं हमेशा खुद को कमतर समझूंगा। कोसरी, सामान बांध लिया है ना? पुप्पो ने चिल्लाकर बेटी को मुखातिब किया। अम्मा, सामान तो कभी का बांध लिया। सुन ले अम्मा, अब मैं हक हलाल की कमाई पर गुजर बसर करूँगा। कोई ऊपर की आमदनी नहीं आएगी। हाय हाय, ये तो बिल्कुल ही बावला हो गया है कमबख्त। इतना तो सोच ले, अभी एक बहन ब्याने वाली बैठी है, इसका जहेज़ बनाना है। देखा अम्मा, सारी मुसीबत जहेज़ की है। इसी जहेज़ की वजह से हमें गलत काम करने पड़ते हैं। याद रखें, आज हम किसी की बेटी इस लालच के बगैर लेंगे तो कल कोसरी के सिलसिले में खुदा हमारी मदद करेगा। अच्छा, अब बहन को आड़ ना बना, सब समझती हूँ। ये सारा किया धरा इस नसरीन का है, ये तू नहीं वो बोल रही है। कैसी बातें करती हो अम्मा, वो बेचारी तो बिल्कुल बेकसूर है। बेचारी कब से खामोश बैठी जमीला बाजी भी मैदान में कूद पड़ी। यह फैसला नहीं हो सकता। साहिल और काशिफ उठ खड़े हुए। अम्मा, मामी ने भी तो निकरा से रिश्ता किया है साहिल का। हालांकि मामी हम लोगों से कहीं ज़्यादा अमीर हैं। कुकू ने सब खवातीन की जानिब डरी डरी से निगाह डालकर माँ को मुखातिब किया।
अच्छा तो वो अपने बेटे को कुएं में धक्का दे रही हैं तो मैं भी दे दूं। अम्मा भाई के लिए जहेज़ वाली दुल्हन आ जाएगी मगर कोसरी के लिए हम इतना जहेज़ जमा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अल्लाह रखे अरबाब को, इसके लिए क्या मुश्किल होगा भला। अम्मा जो लड़की दौलत की बुनियाद पर पसंद करके आप बहू बनाएंगी, इससे दिली ताल्लुक कभी ना हो सकेगा। वो सिर्फ भाई की बीवी होगी और कभी नहीं चाहेगी कि उसके शोहर की कमाई हम लोगों पर खर्च हो। हम तो फिर मेहमानों की तरह भाई के घर जाएंगे। आप फिर गौर करें, नसरीन बहुत मुनासिब नहीं भी लगती तब भी अपना लें कि वो भाई की पसंद है, इनके दिल की खुशी है। और सच तो ये है अम्मा कि हमारे घर की हालत, हमारा रहन सहन नसरीन से भी गया गुजरा है। वो छोटा सा शहर और इस छोटे शहर में हमारा बहुत ही छोटा सा घर, जिसकी दीवारें कलई को तरसती हैं और जिसमें रखा सामान बदरंग है। अरबाब भाई अगर सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करें तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं। आप इतने ऊंचे ख्वाब मत सजाएं, नसरीन हम में रच बस जाएगी। कोसरी सामान बांध जाकर अम्मा फिर जोर से चिल्लाईं। वो तो कभी का बन चुका है, सारी औलाद बेवकूफ़ है, मेरे बेटे पर तो कोई एक भी नहीं पड़ा। दादी बड़बड़ाईं। अगले रोज़ फूफो की वापसी थी। अरबाब बेहद उदास हो रहा था। इसने साहिल को नसरीन के नाम में एक ख़त लिख कर दिया था। अब क्या फ़ायदा, हार तो आप गए हो अरबाब भाई। नहीं, मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोच लिया है शादी नसरीन से होगी। मैं किसी अमीर की बेटी को घर लाकर सारी उम्र नाजायज़ तरीके से उसके लिए दौलत के ढेर नहीं लगा सकता। आप बहुत बदल गए हैं अरबाब भाई। इसने इन ख्यालात को सराहा। ये रास्ता मुझे नसरीन की मोहब्बत ने दिखाया है और अब मैं भटकना नहीं चाहता। कमाल है, ये इतनी ज़ोरावर मोहब्बत हुई कब, हमें तो पता ही नहीं चल सका। मैंने और नसरीन ने सबसे छुप छुप कर मुलाकातें नहीं की, बस वो अच्छी लगी और मैंने उससे कह दिया। वो लोग चले गए। इसी शाम काशिफ नसरीन को ले आया। हाय, घर में किस कदर उदासी है, उनके बगैर भाई भाई कर रहा है। साहिल ने इसे छेड़ा। और क्या, इन दोनों लड़कों की सूरतें कैसी बुरी लग रही हैं। वो चांद यहाँ था तो उसकी रोशनी से हर शय चमकती थी। काशिफ ने मज़ीद इजाफ़ा किया, तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ लाए हो। वो रोहानसी हो गई। हाय अल्लाह, लोको वे लोको, इस कुड़ी नू रोको। ये तो बिल्कुल हाथ से निकल चुकी है। अरबाब तेरा बेड़ा तर जाए, क्या कर दिया हमारी छीनों को। साहिल दुहाइयाँ दे रहा था। तुम रोती क्यों हो छीनो, अरबाब भाई 1 मीटर लंबा ख़त लिखकर दे गए हैं तुम्हारे नाम। बड़ा पुरअसर ख़त है। कई हिस्से मैंने ज़ुबानी याद कर लिए हैं कि जब ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए तो फ़ायदा उठा सकूं। हाय काशिफ, तुमने पढ़ लिया, शर्म तो नहीं आई। नसरीन झींप रही थी। शर्म मुझे दिलाई जा रही है और तुम लड़की होकर ऐसा ख़त पढ़ोगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। और क्या, ये तो डूब मरने का मकाम है, मगर पानी तो इतना है नहीं जिसमें मोटर डूब सके। ऐसा है कि छत से छलांग लगा दो। साहिल, तुम तो ऐसी बातें ना करो। हाँ भाई, तुम्हारा तो अपना केस मुश्किल से सीधा हुआ है। खालू मोहतरम तो चक्कर देने ही लगे थे। दिल वाले किसी चक्कर से नहीं घबराते, तुम भी मत घबराओ छीनो। देख लेना, एक रोज़ अरबाब भाई सेहरा बांध कर आएंगे और तुम्हें उस घर में ले जाएंगे जिसके दरवाजे पर एक गाय बंधी कब से तुम्हारी रात देख रही है। सेहरा बांधना वैसे भी इनके लिए ज़रूरी है, वरना तुम्हारी सहेलियां इतना मजाक उड़ाएंगी तुम्हारा। मैं खाला से मिलने आई थी, बातों में लगा लिया। नसरीन ने वहाँ से उठना ही मुनासिब समझा। और सुनो, अपना ख़त तो लेती जाओ, सच इसके वज़न से कमर में दर्द होने लगा है। साहिल ने जेब से ख़त निकालकर इसे पकड़ा दिया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अब तो नसरीन के साथ साथ ये दोनों भी बेजार हो गए थे। निकरा जब भी आती यही पूछती, आया कोई ख़त फूफो की तरफ से। जवाब नफ़ी में पाकर नसरीन की दिलजोई करने बैठ जाती। 3 माह बाद इंतज़ार ख़त्म हुआ, जब फूफो की तरफ से अरबाब की शादी का कार्ड मौसूल हुआ। नसरीन इन सब से छुपकर निकरा के गले लगकर बहुत रोई। इसे अरबाब से ये उम्मीद नहीं थी। यही सोचे बैठी थी वो ज़रूर घर वालों को मना लेगा, मगर ऐसा ना हो सका। फूफो अमीर बहू ले आई। शादी में सिर्फ अम्मी ने शिरकत की, ये दोनों भाई नहीं गए। अम्मी बताती थी बहुत जहेज़ लाई है दुल्हन, और फूफो ने नुमाइश भी खूब की। छोटी से छोटी चीज़ भी लोगों को दिखा रही थी। साहिल ने सर्विस ज्वाइन की तो निकरा दुल्हन बनकर इसके घर में आ गई। नसरीन की भी शादी हो गई। अरबाब और नसरीन का किस्सा ज़हनों से महू हो गया। उस रोज़ साहिल ऑफिस से वापस आया तो निकरा और अम्मी खामोश सी बैठी थीं। क्या हुआ, खैरियत, इतनी खामोशी क्यों है, इसने दोनों को मुखातिब किया। जवाब में अम्मी ने हाथ में पकड़ा कागज़ इसकी जानिब बढ़ा दिया और निकरा बोली, फूफो आबदा का ख़त आया है अम्मी के नाम। इसने ख़त खोला और पढ़ना शुरू किया। फूफो ने लिखा था, कोसरी के लिए परेशान हूँ, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करो। लोग नेक और सादा हों, लालची तो बिल्कुल ना हो। पता नहीं लोग खुदा को क्यों भूल गए हैं, लालच में अंधे होकर इतनी अच्छी लड़कियों को ठुकरा देते हैं। इन्हें सिर्फ जहेज़ चाहिए और तुम जानती हो मैं लंबा चौड़ा जहेज़ नहीं दे सकती। अरबाब तो शादी के बाद अपनी घरदारी में उलझ कर रह गया है। उसकी बीवी हमारे यहाँ आना तो दूर की बात, हम वहाँ जाएं तब भी बात करना पसंद नहीं करती।
तो मैं अपना समझकर सब कुछ कहने बैठ गई हूँ। मेरी बेटी के लिए दुआ करो और कोई रिश्ता तलाश करो। लोग सादा, सच्चे और कनात पसंद होने चाहिए। ताकीद है। ये नावल आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।